हेलो एवरीवन। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज़, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स इनके लिए सीरीज़ है और इसमें प्रीलिम्स और मेंस का कवरेज होगा। आज हम करेंगे टॉपिक सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कई पार्ट्स में वीडियो होगा, आज ये पहला पार्ट है। सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जानते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार उसका ओवरव्यू करना ज़रूरी है। तो इसी को हम जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग यूनिटी। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं उनको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए एक रिस्पेक्ट है, उसको सम्मान दिया गया है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, जोग्राफिकली काफ़ी डिफरेंट है इंडिया, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सारी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है और उसे रिस्पेक्ट देता है, और इसके साथ ही एक यूनिटी भी मेंटेन करता है। जैसे कि बहुत सारे प्रोविजंस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजंस इसी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि एक यूनिटी को भी, पूरे इंडिया के डाइवर्सिटी के बीच में एक यूनिटी को भी मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। देन आगे अगर हम देखते हैं तो पाएंगे हम कि कंसर्न फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंश्योरिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जितने भी आइडियल्स रहे हैं, अगर आप इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को ही देखेंगे तो बहुत सारे आइडियल्स जो हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ब्रिटिशर्स से डिमांड किए थे, और तो वो सारे आइडियल्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए। वो सारे आइडियल्स जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गए, फ्रेटर्निटी, और इसके अलावा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपनाया था, और डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें रहे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाया जाता है। और अगर हम प्रोविजंस देखते हैं तो लिबर्टी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, एक तरीके से लिबर्टी है। इसके अलावा इक्वालिटी जो कि इस्टेब्लिश करने की प्रयास किया गया, अगर आप आर्टिकल 14 to 18 देखेंगे तो राइट टू इक्वालिटी है उसमें। और लोगों का पार्टिसिपेशन के लिए हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किया, जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, और इसके अलावा लोग इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं। देन देर इज़ ऑल्सो कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप देखेंगे तो उसका जो मेन मोटिव है वो इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, ताकि सोशल लेवल पर भी एक इक्वालिटी आ सके, इंडिया इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट हो सके, और डेमोक्रेसी इन सारे डायमेंशंस में भी पूरी तरीके से स्थापित हो सके, सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे। अब हमने जान लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन थीम क्या है। अब हम जानते हैं इसके की फीचर्स क्या रहे हैं। देन पहली बात, एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी लेंथी है। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि अगर आप अमेरिका का देखें तो रिटन है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन में कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सके, वहाँ पे सेट ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और वही कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिटन नहीं है, डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसे ही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जबकि इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली रिटन है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में एक्सेप्ट हुआ था, उसमें प्रिएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल्स थे। और उसके बाद से हमने काफ़ी लंबी यात्रा तय कर ली है 1949 के बाद से। और प्रेजेंट में अगर देखें तो लगभग 470 आर्टिकल्स जो कि 25 पार्ट में डिवाइड है, प्रिएम्बल है, और 12
शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल्स बढ़े हैं, पहले 8 थे अब 12 हो गए हैं, पार्ट्स भी बढ़े हैं, 22 पार्ट से 25 हो गए हैं, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बढ़े हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगातार अमेंड होता रहा है, अमेंडमेंट के प्रोसेस से ये गुजरा है। अमेंडमेंट का मतलब होता है जैसे जैसे इंडिया अपनी आज़ादी के वर्षों में आगे बढ़ा और जो जो ज़रूरतें पड़ी समाज को, इंडिया एज ए नेशन को, तो हमने वो सारी ज़रूरतें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगातार चेंजेस प्रोड्यूस किए, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेम्प्रेरी बना रहे, हमारे टाइम्स जो है उसको, उसकी ज़रूरतों को रिफ्लेक्ट करता रहे। इस वजह से लगातार अमेंडमेंट्स हुए, और वो अमेंडमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उनका जो योगदान रहा है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को फुलफ़िल करने के लिए रहा है। जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई तो 1991 में आपने देखा होगा कि इंडिया लिबर्टी की तरफ गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ गया, और उसके कुछ वर्षों के बाद ही इंडिया में पंचायती राज आ गया, जो कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात है। तो लिबरलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीके से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो जैसे जैसे चेंजेस हुए सोसाइटी में, वैसे वैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला, उसको अमेंड किया। देन वेरियस अमेंडमेंट्स 1951 से बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। पार्ट जो 7 है वो डिलीट हुआ है, 4 पार्ट्स ऐड किए गए हैं, 4A, 9A, 9B और 14A। 4 शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं, 9, 10, 11, 12, 20 आर्टिकल्स डिलीट किए गए हैं और 95 आर्टिकल्स लगभग ऐड किए गए हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस से ही गुजरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी तक ये काफ़ी रिलेवेंट बना हुआ है। देन वाई और कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों है? पहली बात, जोग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, और इसकी डाइवर्सिटी को एक डॉक्यूमेंट में अगर हमें इनकलकेट करना है, एक डॉक्यूमेंट में हमें उसे रिफ्लेक्ट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि उन सारे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जगह देनी है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हो ही जाएगा। देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हमारा जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस रहा है, और खुद 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो काफ़ी बल्कि था। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो काफ़ी लेंदी होगा। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ बोथ सेंटर और स्टेट्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों यूनिट ऑफ गवर्नेंस है, उनकी जो प्रोविजंस हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं, उसको हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का प्रयास किया है, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हो जाता है। देन डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और लॉयर्स की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी डिटेल्ड होती है, और जो डोमिनेंस रहा है लॉयर्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उसकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस लैंग्वेज की वजह से काफ़ी लेंदी हो गया है। देन इट कंटेन्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। तो हमारे यहाँ सिर्फ गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रोविजंस को ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल प्रोविजंस को रखा गया है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं वो अलग अलग लॉ और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ फंडामेंटल गवर्नेंस के जो प्रोविजंस हैं उनको रखा गया, बल्कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, और इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से भी काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है, इन अदर कंट्रीज दीज वर लेफ्ट टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में इनको जगह दी गई थी। देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस ज़माने में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे उन सभी की स्टडी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो हमारे प्रोविजंस होंगे वो इन सारे सोर्सेज से इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था हमारे सामने। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ के हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे जिनको स्टडी किया गया, और उनके जो प्रोविजंस हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिटी को सूट कर रहे थे, उस हिसाब से उन्हें थोड़ा बहुत चेंज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। जैसे कि कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, जर्मनी का, कनाडा का, ब्रिटिश का, आयरलैंड, यूएसएसआर जो कि अब रशिया है, साउथ अफ्रीका, जापान। तो इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स हैं ये हम आगे अगले किसी वीडियो में देखेंगे।
कि कौन सा प्रोविजन किस डॉक्यूमेंट से लिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी नोन कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन सबको स्टडी करने के बाद ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है। देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम एक और चीज़ देखते हैं दैट देयर इज मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें रिजिड प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट उनके लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात कौन सा होता है ये हम जान लेते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है, जैसे कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? इट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज। तो वो ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही वो अमेंड किया जा सकता है। तो ये होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना पूरी तरीके से रिजिड है और ना ही पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। ये इन दोनों का मिक्सचर है, ये इन दोनों का सिंथेसिस है। ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या समस्या होती है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्लस पॉइंट ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो बेसिक फिलॉसफी है उसको कोई भी सरकार आके अपने मन मुताबिक चेंज नहीं कर सकती है। उसके पास अगर स्पेसिफिक नंबर्स हैं चेंज करने के लिए, स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, तभी वो उसे अमेंड कर सकती है। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कुछ समय बाद रिडंडेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है समय के साथ, और अगर वो चेंज ना किए जाएँ, इतने भी रिजिड हो जाए कि उन्हें चेंज कर पाना मुश्किल हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ समय बाद अपनी रेलेवेंस खोने लगता है। देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ़ायदा ये रहता है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नुकसान होता है कि कोई भी सरकार अपने मन मुताबिक अपनी फ़िलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, उसकी जो बेसिक प्रोविजंस हैं उनको भी बदल सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल वर्जन था वो कुछ समय बाद हो सकता है पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाए। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों प्रोविजंस पाए जाते हैं। कुछ प्रोविजंस जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी यानी ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस की तरह अमेंड हो सकते हैं, और कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी यानी ये एक थोड़ा कठिन प्रोसीजर है। और कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्लस हमें रेटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट, ये और भी कठिन प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बदल पाना थोड़ा मुश्किल है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है। सो देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिजिडिटी। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी वजह से आज भी रेलेवेंट बना हुआ है, क्योंकि इसने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। ना ये इतना रिजिड है कि इसको बदल पाना मुश्किल हो, और ना ही इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसको किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सके। देन अभी हमने पढ़ा कि सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, तो ये जान लेते हैं होता क्या है। सिंपल मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, किसी भी हाउस में, जैसे आपको पता है अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि लोकसभा से वो बिल पास होता है, फिर राज्यसभा से बिल पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल इन लोकसभा अगर टोटल स्ट्रेंथ 543 है, लेकिन अगर मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है 300 है, तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी? 300 की मेजॉरिटी जो होगी वही होगी सिंपल मेजॉरिटी। दैट मीन्स 300/2 + 1 151 मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी होगी। बट स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी? स्पेशल मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात, जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसकी मेजॉरिटी तो होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी लोग प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनके 2/3 मेंबर्स ये संख्या भी उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि लोकसभा में टोटल मेंबरशिप 543 है, तो इसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी क्या होगी? 272। ठीक है, तो ये प्रोविजन फुलफिल हो गया। लेकिन अगर मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग 450 हैं, तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी? दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 450 का 2/3 होगा आपका 300 + 1 301, तो 272 और 301 इनमें से ज़्यादा है 301, तो स्पेशल मेजॉरिटी 301 हो जाती है।
दोनों ही प्रोविजन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, देन मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन वी सी इंडिया में फेडरल सिस्टम है बट विद यूनिटरी बायस। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी हो और सेंट्रल लेवल पे भी हो। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे जो दो लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, ये अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव करती हैं। Then the constitution contains list that detail the list of issues that each tier of government can make laws on। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिस्ट दी गई है कि कौन से इश्यूज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, कौन से इश्यूज़ में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। तो एक तरीके से पावर्स जो हैं वो बांट दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट दी गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिया गया है। तो किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देन बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑल्सो कंटेन मैनी यूनिटरी फीचर्स। तो ये हुआ फेडरल फीचर्स जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की पावर जो है वो डिवाइडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी एनलिस्टेड है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं, ना सिर्फ लेजिस्लेटिव बल्कि इकोनॉमिक पावर्स भी ज़्यादा हैं। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यहाँ पर जुडिशरी ऐसा नहीं है कि स्टेट लॉज के लिए अलग जुडिशरी है, सेंट्रल लॉज के लिए अलग जुडिशरी है। एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो कि कंबाइंड सेंट्रल और स्टेट लॉज को उस पर अपना जजमेंट देते हैं। देन वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो एक यूनिटरी फीचर है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, जो कि गवर्नर होता है वो स्टेट में होता है बट उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंटर करता है। तो ये यूनिटरी फीचर है बिकॉज इट गिव्स सेंटर अ कंट्रोल ओवर स्टेट। वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस में तो पूरी तरीके से जो पावर्स होती हैं वो सेंटर की तरफ झुक जाती है, सेंटर सारी पावर्स स्टेट से अपने पास ले सकता है। तो ये सारे फीचर्स यूनिटरी हैं। और द टर्म फेडरेशन इज़ नॉट यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय स्टेट्स। जो इंडिया का फेडरेशन है ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ठीक है हम लोग आपस में मिलते हैं और एक नया राष्ट्र इंडिया बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। देन दूसरी चीज़, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि नो स्टेट हैज़ राइट टू सेसीड फ्रॉम फेडरेशन। इंडिया में कोई भी स्टेट जो है वो इंडियन नेशन से सेसीड अलग नहीं हो सकता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का दो मतलब है, दैट इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, और दूसरा चीज़ ये है कि नो स्टेट हैज़ राइट टू सेसीड। ये दो चीज़ें यूनियन ऑफ स्टेट्स जो शब्द है उसका तात्पर्य ये है। देन हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। इंडिया ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपनाया बल्कि हमने ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जो हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, उनके बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे कि इंडिया के यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट हैं और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हैं। तो एक तरीके से कंप्लीट सेपरेशन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव अलग हो गया और लेजिस्लेटिव अलग हो गया। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं अपनी लॉज को पास कराने के लिए उन्हें पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव से ही पास कराना होता है। तो एक तरीके से आपस में कोऑपरेट करके इनको चलना होता है, ठीक है। बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि यूएस में इट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव के पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेटिव की पावर्स अलग हैं, मेंबर्स अलग हैं, सब कुछ यहाँ पर अलग होता है। सो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जहाँ पर हम इस चैप्टर को और भी इसके जो नेक्स्ट प्रोविजंस है उनको देखेंगे। तो आप इस वीडियो को नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और वेबसाइट में जाकर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी वेबसाइट में आपको नोट्स मिलेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। वेबसाइट है www.dhamofupsc.com। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यू कैन शेयर इट ऑल्सो, यू कैन पुट लाइक बटन आप दबा सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस UPSC Dhamma @UPI, UPSC Dhamma @Kotak। इसमें आप कोई भी नॉमिनल अमाउंट अपना पेमेंट कर सकते हैं। देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल धम्मा ऑफ UPSC, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर हम और भी सारे UPSC से रिलेटेड हम और भी बातें करेंगे, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द चैनल। विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।